नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। यूपी में पहले चरण का मतदान समाप्त, लगभग 58% वोटिंग हुई। मतदान में गड़बड़ी की शिकायतें, अखिलेश बोले चुनाव आयोग कार्रवाई करे। सहारनपुर में मोदी की रैली, सपा को बताया दंगाई पार्टी, बिजनौर में बोले अखिलेश। लखीमपुर खीरी मामले में अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को मिली जमानत। और कर्नाटक हिजाब मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया एक अंतरिम फैसला, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक ये सुनवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक हिजाब नहीं पहन सकती लड़कियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान से जुड़ी हुई। जी हाँ, अभी तक ये बताया जा रहा है कि लगभग 58% वोटिंग हुई है। और शुरू में जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे था, यानी कि दोपहर के पहले का जो समय था, उस समय मतदान बहुत धीमा चल रहा था। और आपको बता दें कि कुछ ईवीएम की गड़बड़ियों की खबर कई जगह से आई है। और आपको बता दें कि 11 जिले और 58 विधानसभा सीटों पर आज जितने भी कैंडिडेट्स हैं, लगभग 623 कैंडिडेट्स हैं जिनका आज भविष्य मतपेटियों में बंद हो चुका है। अब कौन कौन सी कंस्टिट्यूएंसीज थी? जो जिले हैं अलीगढ़, आगरा, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, ये वो सारे जिले हैं जहां पर ये वोटिंग हुई थी। जो मुद्दे थे, ये देखा जा रहा था कि कैराना के इशू को उछाला अमित शाह ने। किसान आंदोलन एक बहुत ही एक व्यापक मुद्दा बना, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राह बहुत मुश्किल होने वाली है। अब देखना यह है कि जो ये जाट बहुल्य इलाका है, क्या वो वाकई में एकजुट हो पाता है। बहुत कोशिशें की थी अमित शाह ने कि किस तरीके से जाटों को वो रिझा सकें और अपनी तरफ खींच सकें, और लेकिन ऐसा लगता है फिलहाल कि जाटों का जो पूरा समूह है वो एक तरफ से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को ही वोट देने का मन बना लिया है। लेकिन ये जो ग्राउंड से सिचुएशंस आ रही हैं और जो जमीनी हकीकत है, वो ये कहती है कि बहुत ही पेचीदा चुनाव है। और बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि जो लाभार्थी स्कीम्स लोगों के पास पहुंची हैं, जो विकास कार्य है, वो लोगों को समझ में आ रहा है और इसलिए लोग वोट बीजेपी को देंगे। 2017 के चुनाव में 58 सीटों में से 53 सीट्स बीजेपी को गई थी। तो अब देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में, यानी कि 2022 में, इस इलाके से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी का जो 20 से 25 वोट शेयर है वो एकदम इंटैक्ट है और थोड़ी बहुत इसमें कमी आ सकती है। लेकिन अब ये जो थोड़ी बहुत जो कमी आई है, ये किसकी वजह से आई है? इसमें बसपा के कैंडिडेट्स हैं, एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस का है के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन जो असली लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन यानी कि आरएलडी के साथ बनाम बीजेपी की है। अब जो कृषि आंदोलन था, उसकी वजह से क्या बीजेपी को चोट पहुंचेगी, बीजेपी के वोट बैंक को चोट पहुंचेगी, ये सारी देखने वाली बातें हैं। फिलहाल मतदान खत्म हो गया है, अब सबकी निगाहें 10 मार्च को होंगी कि क्या कुछ होता है। आगे चलती हूँ। अब आपको बता दें, दूसरी खबर में ही उत्तर प्रदेश के मतदान से ही जुड़ी हुई है। और आज अखिलेश यादव ने जब ये देखा कि किस तरीके से मतदान बहुत धीमे चल रहा है और कैराना का जो एक बूथ था 255 और 245, वहां पर ईवीएम खराब भी हो गई थी और 2 से 3 घंटे लोगों को इंतजार करना था। उसके बाद बिजनौर में आज जब अखिलेश थे तो उन्होंने कहा कि निष्पक्ष मतदान कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो एक तरीके से उन्होंने चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। और आज आपको ये भी बता दें कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो हम लोगों ने देखी, आज मैंने अपने कई प्रोग्राम्स में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन उनके कोई भी प्रवक्ता आज किसी पैनल डिस्कशन में शामिल नहीं हुए। और ये पार्टी की रणनीति थी कि उनको लगा कि शायद उनके बयान ध्रुवीकरण कर देंगे। तो अब मसला अगर ध्रुवीकरण का है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार उस तरीके का कम्युनल पोलराइजेशन जमीन पर नहीं देखा जा रहा है। इसके बाद जो सवाल खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, उसने किसान आंदोलन को जिस तरीके से भुनाना चाहिए था, क्या वो भुना पाए हैं? क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा उनके फेवर में? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग पर भी आज उनको बख्शा नहीं अखिलेश ने और कहा कि ये जो निष्पक्ष मतदान
एक तरीके से चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वो नहीं करा पा रहा है, और तंज कसते हुए उन्होंने ये बात कही थी। तो वोटिंग बहुत स्लो थी, लेकिन वोटर टर्नआउट जैसा मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि 58% है। तो अब ऐसे में क्या समझें कि एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, क्या लोग बदलाव चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या लोग बीजेपी से खुश हैं या फिर वाकई में समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट डालना चाहते हैं। ये सारे सवाल इस समय हैं, और जमीनी हकीकत यही है कि आज जो गरीबी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, लोगों के पास खाना नहीं है, लोग पलायन करके अगर जा रहे हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये सारे मुद्दे आज मौजूद हैं। और जिस तरीके से कोविड में योगी आदित्यनाथ ने देखा गया था कि उनका कोविड मैनेजमेंट सही नहीं था, वो भी है। लेकिन एक जो बहुत सारी चीजें जो जाटों के फेवर में बदल रही हैं वो ये है, और जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के लिए बदल रही है वो ये है कि जाटों को लग रहा है कि जयंत चौधरी के ऊपर लाठी चलाना ये गलत बात थी, और उनको लगता है कि ये उनकी मूंछ का सवाल है, और इसलिए सारे जाटों को एकजुट होना चाहिए। तो अगर जाट एकजुट हो जाएंगे तो फिर बीजेपी का क्या होगा, ये एक अहम सवाल सबके मन में बना हुआ है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। खबर में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि आज सहारनपुर में थे और उन्होंने रैली किया। और रैली करते वक्त आपको ये भी बता दें कि एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश वोट डाल रहा था और दूसरी तरफ बगल का जो जिला है सहारनपुर, वो वहां पर रैली कर रहे थे। और रैली में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दंगे की बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको विपक्ष रोक रहा है और विपक्ष उनकी तरक्की नहीं चाहता है। देखिए, बीजेपी तो 3 तलाक के कानून लेकर आई थी, हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय भी किया, और किस तरह से लोगों को, मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और हिजाब के कंट्रोवर्सी पर भी एक तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष है वो इस समय मुस्लिम महिलाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस कोरोना काल में रास्ते में ही वैक्सीन बेच दी गई होती और आप जीवन और मृत्यु के खेल में फंसे रहते। तो ये सारी बातें कही। साथ में उन्होंने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहा, ये कहा कि ये दंगाइयों की पार्टी है। जो बात हमेशा से वो बोलते आए हैं मोदी जी, उन बातों को उन्होंने रिपीट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज वोट कर रहा है, उसके बगल के जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दंगों की और मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? अब ये ध्रुवीकरण नहीं तो और क्या है? और चुनाव आयोग इस पर आंख पर पट्टी बांध के क्यों बैठ गया है? चुनाव आयोग को क्या कोई नोटिस नहीं देना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री को कुछ वार्न नहीं करना चाहिए कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? और तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उन रैलीज को वो लाइव दिखा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वोटर के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा जब 24/7 चैनल्स ऐसी रैलीज को लाइव दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव आयोग ऐसे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। में भी हम बात करते हैं आज एक बहुत चौंकाने वाली चीज, जब पश्चिम उत्तर प्रदेश मतदान कर रहा था तो उस बीच में ये खबर आई कि जो लखनऊ बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो उसने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। अब आपको बता दें कि लखनऊ बेंच ने ये जमानत दी, सुनवाई हो चुकी थी और आज कोर्ट ने इस पर फैसला आया। और इसको लेकर तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर आज के ही दिन ऐसा फैसला क्यों आया। हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी हो क्योंकि फैसला कोर्ट को सुनाना था, लेकिन आज क्यों सुनाया वो भी एक अहम बात है। तो उस पर लोगों को शक हो रहा है। अब इसको लेकर सियासी पारा भी गर्म हो गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई आम आदमी होता तो इसको इतनी जल्दी बेल नहीं मिलती। उधर ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण वोट साधने का ये तरीका है और इसीलिए उनको जमानत मिली है। और लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अजय मिश्रा टेनी को, जिनके बारे में ये कहा जाता है और तमाम सबूत है कि उनकी गाड़ी ने किसानों को रौंदा था, तो आज अगर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जेल के बाहर आते हैं तो इस चीज को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि वो जो सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ न करें और जो विटनेसेस हैं, जो चश्मदीद हैं, उनको डराए ना, धमकाए ना। तो ये सारी बातें हैं और आज किसान इससे बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी है जिसने कि आज आशीष मिश्रा को बेल भी दे दी है। तो आज किसानों के लिए एक बहुत ही हताश होने का दिन है और एक ऐसे दिन में कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश वोट डाल रहा है, तो अब आगे के फेज के जो इलेक्शंस हैं उसमें किसानों के लिए भी एक संदेश है कि उनको खत्म करने वाला जो शख्स था, जो केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा है, वो अब छूट गया है, बेल उसको मिल गई है और अब वो जो चाहे वो कर सकता है। तो हो सकता है कि ये चीजें बीजेपी के लिए बैकफायर कर जाएं और बाकी जो चरण के चुनाव बचे हुए हैं उसमें किसान अब और लामबंद हो जाएंगे, किसान और एकजुट हो जाएंगे। तो जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए यूपी में तो किसान आंदोलन था ही नहीं, तो उनको अब एक और कारण मिल गया है और राकेश टिकैत और तमाम जो वो नेता हैं
अब इस चीज़ को वो और पुरजोर तरीके से उठाएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो इससे और ज़्यादा बढ़ जाएं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। पर में अब बात करते हैं हिजाब विवाद को लेकर। जी हाँ, आज कर्नाटका हाईकोर्ट में दूसरे दिन हियरिंग चल रही थी और 3 जजों की जो बेंच थी जिसके हेड थे यानी कि चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, तो उन्होंने कहा कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको बंद न किया जाए, उन इंस्टीट्यूशंस को शुरू किया जाए और किसी भी छात्र को ये अनुमति नहीं दी जाती कि वो हेड स्कार्फ्स पहने या जो धार्मिक पोशाक है वो अपनी पहने। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा कि अब वो इस पर संज्ञान लेगी कि हिजाब पहनना क्या या पहनने की अनुमति ना देना क्या ये एक फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है। तो इसको लेकर आज तमाम बातें हुई हैं और कोर्ट ने बिल्कुल एक इंटरिम ऑर्डर में ये कहा कि स्कूल्स खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं और जो विरोध प्रदर्शन है उस पर भी कल रोक ऑलरेडी लगा दी गई थी। और ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का रिलीजियस गारमेंट छात्र या छात्राएं नहीं पहन सकती हैं जब तक कि ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। उधर दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है और फातिमा बुशरा ने ये किया है जो कि कर्नाटका की एक छात्रा है और उन्होंने भी ये कहा कि ये तो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। उनके मैटर को पुटअप किया था कपिल सिब्बल ने ये कहा कि इस मैटर को अर्जेंटली कोर्ट को सुनना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि जब कर्नाटका हाईकोर्ट ऑलरेडी इस केस की सुनवाई कर रहा है तो उनके लिए ठीक नहीं होगा और जब तक हाईकोर्ट इस पर अपना फैसला नहीं सुना देता है तब तक सुप्रीम कोर्ट का इसमें इंटरवीन करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि आप देखिए, इंतजार करिए कि हो सकता है कि आपको कर्नाटका हाईकोर्ट से ही इसमें कोई इंटरिम रिलीफ मिल जाए। अब संजय हेगड़े जो कि पिटिशनर्स का केस पुटअप कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब हम लोग इस पर आर्ग्यू करेंगे कि जो संवैधानिक सवाल इसमें खड़े हैं कि क्या आप हिजाब पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, क्या वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं है, इन तमाम बातों पर ये सुनवाई चलेगी। दोबारा अब सोमवार को सुनवाई होगी, देखना ये होगा। लेकिन एक अजीब तरीके का बवाल इस समय देश में खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि इसका लेना देना भी चुनाव से है ताकि ध्रुवीकरण किया जा सके। हिजाब बनाम जो भगवा शॉल्स हैं जिसको लोग पहन कर गए हैं और एक तरीके का सांप्रदायिक माहौल वहां पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।